वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस का माहौल है। वोटिंग का फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज से लोगों ने वोट डाले हैं। The voter turnout in Bengal has been phenomenal, absolutely unprecedented. 90% voter turnout till 5 PM. 90% से ऊपर का वोटर टर्नआउट दिखाया भाई साहब। और ये देख के ममता दीदी थोड़ी सी घबरा सी गई हैं। लगता है ममता दीदी को समझ में आ चुका है कि बंगाल में हुए एसआईआर में सिर्फ बांग्लादेशी ही बाहर नहीं हुए हैं। एसआईआर से तो बांग्लादेशी सरकार भी बाहर होती हुई नजर आ रही है। आरफा बड़ी दुखी दिखाई दे रही हैं। टीएमसी को कम वोट जाते देख के आरफा ने इलेक्शन कमीशन को ही गरिया दिया। अगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो ये समझिए कि आपका जो संवैधानिक धर्म था, जो ड्यूटी थी, वो आपने नहीं निभाई है। और सत्ता के साथ जो आपकी साझेदारी है वो न सिर्फ कि आपके पेशे के साथ बेईमानी है, बल्कि इस देश के सबसे गरीब नागरिक के साथ और इस देश के संविधान के साथ, और संविधान जो उससे वादा करता है उस सबसे गरीब व्यक्ति से, महात्मा गांधी का जो अंतिम व्यक्ति था, उस गरीब से जो वादा था उसकी वादा खिलाफी है। कमाल है जी, कमाल है। आरफा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रही है बांग्लादेशियों के लिए। ये भी कमाल ही है। भारत के इतिहास में जब भी वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा होता है तो मैसेज लाउड एंड क्लियर होता है। लोकल जनता इस बार चेंज देखना चाहती है। पुरानी सरकार का समय पूरा हुआ, रिजल्ट आने तक नोटिस पीरियड सर्व करो। लेकिन इस बार ना एक पॉजिटिव बात भी है जो पहले नहीं हुआ करती थी। टीएमसी के जितने भी वर्कर्स बेरोजगार होने वाले हैं उनके लिए मार्केट में जॉब्स के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले तो टीसीएस ही है। टीसीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो लेंस कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सरजान, मकसद क्या है इस बार हमारा? तो इस क्वार्टर हमारा मकसद है 72 पूरे नहीं 72 क्लाइंट्स। और अगर वहां पे भी नहीं होता है तो फिर तो देखो नमिता थापड़ तो है ही। और ममता दीदी को तो अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका रेज्यूमे ही इतना तगड़ा है। ना जाने कितने हिंदू उनके टर्म में मारे जा चुके हैं। उन्हें तो मुसलमान कहीं गाजी की उपाधि ना दे दे कभी। तो ममता दीदी को तो डायरेक्ट टीसीएस लेंस कार्ड वाले ना अपने शेयर ही दे देंगे। लो दीदी, हमारी कंपनी के इतने शेयर ही ले लो आप। टीएमसी के वर्कर्स ना अपने फ्यूचर को लेके थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। साउथ दिनाजपुर में बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु शेखर पे अटैक ही कर दिया कमबख्तों ने, जबकि शेखर के पास ना सिक्योरिटी भी थी, फिर भी अटैक कर दिया। टीएमसी के कैंडिडेट समझ चुके हैं कि वोटिंग से जीत नहीं मिलने वाली। अपना पुराना वाला मॉब लिंचिंग वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर में तो वैसे भी बंगाल फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि उसका जो कंपैरिजन है वो इंडियन स्टेट से नहीं होता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से किया जाता है। क्योंकि अब तीनों प्लेसेस पे एक जैसी ही डेमोग्राफी होने वाली है ना, तो इसलिए इन्हीं का ही कंपैरिजन कर लेते हैं हम, बाकी के स्टेट से नहीं करते हैं। उधर से महुआ मोइत्रा, इनके बयान ऐसे वायरल हो रहे हैं और चुनावों में टीएमसी के वोट छीनने के लिए काफी हैं। महुआ मोइत्रा महुआ पे हाई दिखी और कह रही थी कि बंगाल कभी भी इंडस्ट्रियल हब नहीं था और ना ही कभी होगा। Bengal has never been a hub for large manufacturing and cannot be. हाँ दीदी, हाँ सही कह रही हो आप। बंगाल को एशिया का जर्मनी कहा जाता था किसी टाइम पे, उसकी इंजीनियरिंग के लिए। टाटा, बिरला, जेके, बांगर या चाहे जो भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसका हेडक्वार्टर बंगाल में हुआ करता था। 1963 तक बंगाल में सब कुछ सही था। बंगाल मुंबई से बहुत ऊपर हुआ करता था। जितनी भी इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो कलकत्ता से उड़ती थी, ना कि मुंबई से। आज मुंबई से उड़ती हैं और कलकत्ता कितनी जाती हैं जी, बता दो। 1963 तक बंगाल में चीजें फिर भी सही थी। 1962-63 में उनके फर्स्ट सीएम का निधन हो जाता है और उसके बाद वहां पर लेफ्ट का राइज जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। 1968 आता है। 1968 में अशोक कुमार नाइट होती है बंगाल के अंदर, और उस अशोक कुमार नाइट में लेफ्टिस्ट टेररिस्ट घुस जाते हैं और महिलाओं का बलात्कार करके उन्हें मार के उनकी बॉडीज को ऐसे ही फेंक देते हैं। और इसके बाद लेफ्टिस्ट लीडर ज्योति बसु इस पूरे इंसिडेंट को जस्टिफाई करते हैं ये बोल के दैट इट वाज द राइज ऑफ प्रोलेटरिएट्स अगेंस्ट द बॉर्जियाज। मतलब वर्कर्स का राइज हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट्स के अगेंस्ट। फिर लेफ्टिस्ट्स उसके बाद आदित्य बिरला को उनकी कार से निकालते हैं और उनके कपड़े फाड़ देते हैं। आदित्य बिरला खुद अंडरवियर में 15 मिनट तक पैदल चलते हैं और लोग उनके अराउंड खड़े होकर उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। आदित्य बिरला अपने ऑफिस पहुंचते हैं और इसके बाद पहली फ्लाइट लेते हैं मुंबई की, और उसके बाद बंगाल से अपना सारा का सारा बिजनेस बाहर खींच लेते हैं।
और इसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य बिरला को देखकर बंगाल से बाहर निकल जाते हैं और कुछ ही सालों में बंगाल इंडस्ट्री से खाली हो जाती है। चलो वापस से इलेक्शंस पे आते हैं। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इस बार बीजेपी ने बंगाल में कैंपेन करने में ना कोई कसर नहीं रहने दी। एक तरफ मोदी जी खुद बंगाल जाके झालमुड़ी खा रहे थे। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। और दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी, उन्हें तो बंगाल जाने की भी जरूरत नहीं थी। अपनी कार में बैठे बैठे बीजेपी के फेवर में वीडियो बना दिया भाई साहब ने। लगता है राहुल गांधी को पीएम की सीट से पहले हिंदुस्तान भाव की सीट चाहिए। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। या फिर हो सकता है कि राहुल गांधी राजा गुजर बनना चाहते हो। राहुल गांधी ने इस वीडियो के बाद एक क्लिप और अपलोड की है अपने बांग्लादेशी वोटर्स के लिए। धोखा स्वभाव है मेरा। अरे राहुल गांधी ने तो पीठ ही दिखा दी ममता दीदी को, पर पाकिस्तान से फुल सपोर्ट आया है ममता दीदी के लिए। और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं, भारत याद रखे कि कोई भी मिस एडवेंचर, इट विल बी मेट विद अ फर्म, डिसाइसिव एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ऊपर से जो इलीट बंगाली हैं, जो खुद सारे के सारे विदेश में सेटल्ड हैं, वो खुद अच्छी लाइफ जी रहे हैं और वहीं से कैंपेन कर रहे हैं नो वोट टू बीजेपी। इन लोगों के जरा बैकग्राउंड तो देखो एक बार। साले खुद विदेश में रह रहे हैं और बाकी के बंगाल को भी विदेशी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं कमबख्त। ऐसा करो, तुम कभी ना यूपी में आओ, वहां पे एक पुरानी डॉक्टर हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तुम लोगों के सारे गुप्त रोगों का इलाज एक जीसीबी में कर देंगे भाई साहब। अब देखो, मोदी की बाकी इलेक्शन टैक्टिक्स एक तरफ और झालमुड़ी कैंपेन दूसरी तरफ। झालमुड़ी ने बंगाल की पॉलिटिक्स का रुख ही बदल दिया है एकदम से। बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बंगाल में ना फूल नहीं रखना चाहिए, झालमुड़ी रखना चाहिए। फिर जब मैंने ऑटो चलाया तो उसके बाद चलाते चलाते मैं झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। 90% से ऊपर वोटिंग देख के ममता दीदी सोच रही हैं कि पॉलिटिक्स छोड़ के फुटबॉल पे अपना करियर बना ले क्या। भाई साहब, 90% वोटिंग का मतलब होता है कि बंगाल का हिंदू सिर्फ जाग नहीं रहा है, इस बार जागने के साथ साथ वोट भी कर रहा है। जय मां काली। टीएमसी ने भी कम खर्चा नहीं किया है इस बार इलेक्शन में। भारत में जहां जहां भी टीएमसी के वोटर हैं, सबको फ्लाइट टिकट्स दी गई हैं कि बंगाल आओ, वोट डालो और अपने बांग्लादेशियों को बचाओ। मैं यहाँ पे नोएडा में हूँ और हमारे यहाँ पे जो बंगालन काम वाली बाई आती है, उसको उसके बंगाल के लोकल एमएलए ने एयर इंडिया इकोनॉमी क्लास की आने जाने की फ्लाइट की टिकट भेजी है, नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की कैब और कलकत्ता एयरपोर्ट से लेके उसके घर तक के लिए एसी बस का इंतजाम कराया है। वाई? जस्ट टू कास्ट वन सिंगल वोट। टीएमसी भी हो सकता है राहुल गांधी और पवन खेड़ा की तरह फर्जी सबूत डेवलप करने के लिए प्रिंट आउट निकालने में लगी हो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ बहाना तो देना होगा ना। अब देखो, वोट चोरी का बहाना तो टीएमसी दे नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी का कंटेंट है ये वाला। तो ये वर्ड कोई और यूज करता है तो कांग्रेस उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देती है। जैसे ही ममता को पता चला कि 90% वोटर टर्नआउट हुआ है इस बार, वो समझ गई अब बांग्लादेशी लोगों के लिए ना जो बंगाल में ओयो चल रहा था, अब उस पर पुलिस की रेड पड़ चुकी है। ममता दीदी तो पहले से ही अपनी CEO स्पीच तैयार कर चुकी है। जय हिंद,
বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, ফির মিলেंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे।